नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार गिरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का तीसरा और चौथा लेक्चर पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये दोनों लेक्चर बहुत छोटे छोटे थे, इसीलिए मैंने इनको एक में ही कंबाइन कर दिया। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, कि पौधों में पानी का एब्जॉर्बेशन कैसे होता है, पौधे पानी किस तरीके से शोषित करते हैं या पानी पौधों के अंदर किस तरीके से जाता है, ये जानने का क्या तरीका होता है, मोड ऑफ एब्जॉर्बेशन कैसा है और ये कितने प्रकार का होता है, जैसे एक्टिव एब्जॉर्बेशन और पैसिव एब्जॉर्बेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाटर के एब्जॉर्बेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि पानी सोखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम वाटर एब्जॉर्बेशन इन प्लांट को पढ़ें, इससे पहले हमें ये जानना चाहिए आवश्यक है कि ये क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है। तो वाटर पोटेंशियल होता क्या है, देखो अब ध्यान से समझो। पोटेंशियल का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि प्रेशर, मतलब कि मूव करने की, इधर से उधर मूव करने की क्षमता। जैसे मान लो कि ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अगर प्योर वाटर रहेगा तो ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे की तरफ ऐसे 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 जिगजैग ऐसे ऐसे हरदम घूमते रहते हैं, ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो इन जो दौड़ते हुए जिगजैग मॉडल में इधर उधर मूव करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं पानी के, इन मॉलिक्यूल को अगर हमें रोक देना हो कि हम अब ये मूव ना करें, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ना करें, किसी एक जगह पे ये स्थिर बने रहें, तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसमें प्रेशर डालना पड़ता है। ठीक, तब जब हम पानी पर दबाव डालते हैं, पानी को कंप्रेस करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इनके जो मूवमेंट की गति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वही जो प्रेशर होता है, जिस प्रेशर के थ्रू हम वाटर के मॉलिक्यूल के मूवमेंट को कम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। ये बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया कि वाटर पोटेंशियल क्या है। अब देखो किताबी भाषा में क्या कह रहा है, वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर रिलेटिव टू प्योर फ्री वाटर। यानी कि वाटर पोटेंशियल एक प्रकार का ऐसी पोटेंशियल एनर्जी है रिलेटेड टू प्योर फ्री वाटर की अपेक्षा इन रेफरेंस ऑफ कंडीशन, विभिन्न प्रकार की कंडीशन में जो क्वालिफाई करती है टेंडेंसी ऑफ वाटर मूवमेंट, जो वाटर मूवमेंट की टेंडेंसी को क्वालिफाई करती है, यानी कि वाटर के मूवमेंट को ये निश्चित करती है कि वाटर का मूवमेंट कितना होगा, कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और ये वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको हम कैसे कैसे बांटते हैं, ऑस्मोसिस, ग्रेविटी, मैकेनिकल प्रेशर, मैट्रिक्स इफेक्ट, ये सब होता है। तो इसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको ये सब ना पता हो तो ये सब आगे जाके आप पीछे वाले लेक्चर में आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, कंपोनेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहला प्रेशर पोटेंशियल। वाटर के मूवमेंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रोकने के लिए या उसके मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी बोतल में पानी भरा है और वो बहुत ज़्यादा दबाव के साथ भरा गया है, तो बहुत ज़्यादा दबाव के साथ भरा रहेगा तो उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ऐसे जो वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, उनकी जो मूवमेंट की गति होगी वो कम होगी। तो हम क्या करेंगे, उसमें प्रेशर को थोड़ा सा कम कर देंगे, उस बोतल से प्रेशर को कम कर देंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल का प्रेशर कम होने से वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसके मूवमेंट की गति बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। जो पोटेंशियल प्रेशर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है इसको हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। फिर सॉल्यूट पोटेंशियल, किसी सॉल्यूट के द्वारा, जैसे मान लो कि पानी है, शुद्ध पानी है, प्योर पानी, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है, प्योर वाटर का पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। ठीक, तो वाटर का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है,
सबसे ज़्यादा जब वाटर का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, यानी कि प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो होता कितना है 0। इसके बाद वाटर का पोटेंशियल बढ़ नहीं सकता, यानी कि 1 नहीं हो सकता। वाटर का पोटेंशियल 0 से माइनस में चला जाएगा, माइनस में धीरे धीरे होता चला जाएगा, जैसे -0.1 हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा। लेकिन कभी ये 0 से ऊपर नहीं जाएगा, कभी ये प्लस में नहीं जाएगा, ये निगेटिव में ही रहता है। तो जब हम इसमें पानी में, जैसे मान लो ये पानी है, इस पानी में अगर हम नमक घोल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके वाटर का पोटेंशियल जो है ये घट जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी कि किसी सॉल्यूट के मिला देने पर जो हम क्या होता है, पोटेंशियल में कमी या बढ़ोतरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल। उसके बाद मैट्रिक्स पोटेंशियल। मैट्रिक्स पोटेंशियल वैसा होता है जैसे कि मान लो एक चिकनी मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी का एक बड़ा सा ढेला है, ठीक। अब इस पे हमने क्या किया, पानी डाल दिया, तो क्या होगा कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये इस क्ले वाली जो चिकनी मिट्टी है इसके मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो कंबाइन हो जाएगा तो जो वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट है प्योर वाटर में वो ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे जब मिट्टी में मिल जाएगा तो ज़्यादा इधर उधर थोड़ी घूम पाएगा, बीच बीच में उसके मिट्टी के कण रहेंगे, तो कहाँ से घूम पाएगा, तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो जब सॉलिड कोई चीज़ मिला के पोटेंशियल को घटाया बढ़ाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स पोटेंशियल। और जब किसी विलायक को मिला के किया जाता है तो उसको सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। और प्रेशर के द्वारा जब कोई पोटेंशियल वाटर में उत्पन्न किया जाता है तो उसको हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। उसके बाद ग्रेविटी पोटेंशियल। ग्रेविटी पोटेंशियल जो ग्रेविटी के कारण उत्पन्न होती है, जैसे झरने का पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो एक तो वाटर के मॉलिक्यूल में पहले ही मूवमेंट ज़्यादा थी, ऊपर से जब ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो एक मूवमेंट और हो गई, तो डबल मूवमेंट हो गई, तो वाटर के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है यानी कि जो गति है वो और बढ़ गई ग्रेविटी की वजह से। जैसे झरने से पानी जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो पानी में बिल्कुल उथल पुथल मच जाएगी, तो उथल पुथल जब मचेगी तो क्या हो जाएगा, उसका वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। अब देखो वाटर का जो एब्जॉर्बेशन होता है पौधों में वो किस तरीके से होता है। अब देखो इसमें भाषा क्या कह रहा है, वी नो फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज दैट प्लांट ऑब्टेन्ड वाटर थ्रू देयर रूट। हम बहुत पहले से ही ये जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं ये ऑब्टेन करते हैं वाटर, यानी कि वाटर को, पानी को प्राप्त करते हैं कहाँ से, अपने जड़ों से, थ्रू इट्स नॉट परहैप्स until our school biology lesson that we learn the important role of water play in the presence of photosynthesis। और वाटर का जो इम्पोर्टेंस होता है पौधों में, इसको हमने पिछली क्लासों में फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है। जैसे जब हम छोटे थे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में फोटोसिंथेसिस थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया रहता है। तो हम ये बहुत पहले से ही जान रहे हैं कि जो पानी होता है ये जड़ों के माध्यम से ही पौधों में जाता है। Most of the water absorbed is carried out by the younger part of the root। ज़्यादातर जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है वो जो जड़ों के नए नए भाग होते हैं, जो नई नई जड़ें डेवलप होती हैं, उन्हीं से क्या होता है, पानी का ज़्यादातर शोषण होता है। जो जवान लड़के होते हैं इनके अंदर जोश ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा दौड़ भाग कर सकते हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे जैसे बूढ़े होते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे सुस्त होते जाएंगे, सुस्त मुर्गे जैसे। तो ये क्या करेंगे, इसी तरीके से जड़ें भी होती हैं। जो जड़ें ज़्यादा ओल्ड हो जाती हैं, ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, वो मजबूती पौधे को देने के काम में आती हैं, वो पौधों को सीधा खड़े रखने के काम में आती हैं। और जो नई नई जड़ें होती हैं ये कोमल होती हैं और ये भाग दौड़ करने में ज़्यादा होती हैं, तो वे पानी का ऑब्जर्वेशन करती हैं। पुरानी जड़ें पौधे को खड़ा रखती हैं और जो नई जड़ें होती हैं इनसे वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है। काम जड़ें, चाहे नई जड़ें चाहे पुरानी, दोनों प्रकार का काम करती हैं। नई जड़ें भी सहारा देती है लेकिन वो एब्जॉर्बेशन ज़्यादा करती है, और पुरानी जड़ जो होती है ये क्या करती है, सहारा ज़्यादा देती है और पानी का एब्जॉर्बेशन कम करती है। अब जस्ट बिहाइंड द ग्रोइंग टिप ऑफ द यंगर रूट इन द प्लीफेरियस रीजन। इसमें क्या होता है, प्लीफेरियस जो रीजन होता है, जैसे मान लो ये जड़ है, ठीक, ये जड़ का जो बिल्कुल ये टिप वाला भाग होता है, जड़ का सबसे किनारे वाला जो भाग होता है, यहीं से क्या होता है, पानी जो होता है वो अंदर को सक किया जाता है, पौधे वहीं से पानी
अंदर लेते हैं। मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज, और ये क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ बहुत लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, और इसमें क्या होता है एपिडर्मिस टिश्यू होते हैं, इन्हीं की वजह से ये प्रोजेक्शन होता है जिसको हम रूट हेयर कहते हैं। अब देखो पानी का एब्जॉर्बेशन तो रूट हेयर से स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी धीरे धीरे पौधे में पहुंचेगा कैसे, उसकी भी एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, रूट हेयर से, यानी कि जिसको हम मूल रोम कहते हैं। जो जड़ उखाड़ो, कभी मूली उखाड़ोगे तो जो बाहर पतली पतली सफेद बाल जैसी संरचना होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं रूट हेयर। तो सबसे पहले पानी उन्हीं रूट हेयर में जाता है, फिर एपिडर्मिस में जाता है। जो मूलिया कहते नहीं, मूलिया भकड़ गई है, तो जो भकड़ जाती है मूली, खोखली हो जाती है, तो वही जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। तो यहाँ से कहाँ जाता है, रूट हेयर से पानी एपिडर्मिस में जाता है, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स कोशिकाओं में जाता है, और वहाँ से इंडोडर्मिस में जाता है, पेरिसाइकिल में जाता है, फिर वेस्कुलर बंडल में जाता है, और वेस्कुलर बंडल के बाद फिर वो जाइलम में पहुंच जाता है, और जाइलम में पहुंचने के बाद ये नीचे से जड़ से फिर धीरे धीरे सभी पौधों के सभी भाग तक पहुंच जाता है। तो ये सीक्वेंस याद किए रहेगी कि इसी सीक्वेंस में जो पानी होता है ये पौधों में जाता है। अब देखो रूट में जो भी मैंने बताया, सबसे पहले ये रूट है, पानी जो है यहाँ से ऐसे आएगा अंदर। अब अंदर जब आएगा तो ये बाहर वाली जो ये भाग है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो सबसे पहले पानी इसमें आएगा। अब एपिडर्मिस के बाद फिर ये कॉर्टेक्स में आएगा, ठीक, ये जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं ये वाली, इनमें आएगा, ये जो सफ़ेद दिख रही हैं। अब इस कॉर्टेक्स कोशिका में आ गया। अब कॉर्टेक्स कोशिका के बाद फिर ये कहाँ आएगा, इंडोडर्मिस में आएगा। इंडो मतलब अंदर, तो इसको हम याद कर सकते हैं इंडोडर्मिस। एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस की देखो कोशिकाएं दोनों लगभग सेम ही, इसकी बस केवल ये है, ये बाहर की है और ये अंदर का है। तो ये क्या हो गया, इंडोडर्मिस। अब पानी आ गया इंडोडर्मिस में, यहाँ से चला ऐसे होते होते यहाँ इंडोडर्मिस में आ गया। अब इंडोडर्मिस के अंदर जब आया तो ये है क्या, इंडोडर्मिस के अंदर ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक, ये वेस्कुलर बंडल है। तो ये जो सफ़ेद दिख रहा है ये वाले, ये चारों, ये क्या हैं, ये फ्लोएम है। इनके फ्लोएम के कार्य हम आगे बताएंगे। और जो जाइलम का कार्य है इसी में पानी आएगा, ठीक। तो पानी देखो आया कहाँ से यहाँ मिट्टी था, यहाँ मिट्टी से पानी यहाँ चला ऐसे 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 ऐसे, यहाँ होते होते यहाँ ये बीच वाले में जो ये प्लस का निशान बना है ऐसे में आके यहाँ पे पहुँच गया। तो इसी तरीके से पौधे पानी एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो पानी एब्जॉर्ब पौधे में हो गया, लेकिन पानी एब्जॉर्ब होने में कुछ जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पानी कितना एब्जॉर्ब करेगा पौधा या कितना नहीं करेगा, कम करेगा या ज़्यादा करेगा। ये एब्जॉर्बेशन, पानी के एब्जॉर्बेशन को कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं, कुछ बाहरी कारक जो हैं ये अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, अवेलेबल सॉइल वाटर। सीधी बात है, अगर मिट्टी में पानी ज़्यादा रहेगा तो एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होगा, अगर मिट्टी में पानी कम होगा तो एब्जॉर्बेशन कम होगा। अगर पानी ज़्यादा भरा रहेगा तो देखो पौधे हरे भरे रहते हैं। अब ये नहीं कि ज़्यादा भर दो सूख जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सूख जाए, ठीक। पता चले कि पपीते का पौधा था, ढेर सारा पानी भर दिया, 1 महीने तक खेत में पानी भरा रहा तो पपीता सूख ही जाए, समझ गए। तो पौधे के नेचर को भी देखा जाता है। बाकी ऐसा भी होगा पानी ही ना दो, साल भर पानी नहीं दोगे सूख जाएगा पपीता, समझ गए। तो पानी जब ज़्यादा रहेगा पौधों में तो एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होगा, और पानी अगर कम हो जाएगा तो एब्जॉर्बेशन कम होगा, जिसकी वजह से पौधे झुलस जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक, ऐसे लटक जाते हैं, उनकी पत्तियां ऐसे रोने लगती हैं, लग रहा है जैसे अभी मर जाएगा, और फिर बाद में कुछ दिन बाद वो सूख के डेड हो जाता है। अब देखो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी प्रेजेंट इन द सॉइल, मतलब कि मिट्टी में सफिशिएंट अमाउंट में पानी होना चाहिए हरदम। इन सच फ्रॉम व्हिच आर इजिली वी ऑब्जर्व बाय द प्लांट, जो प्लांट के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। जैसे जो अवेलेबल वाटर होता है पौधे केवल उन्हीं को ले पाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या ग्रेविटेशनल वाटर इनको पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसको हम सॉइल साइंस में बताएंगे कि अवेलेबल वाटर
ग्रेविटेशनल वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये सब क्या होता है, केवल जो अवेलेबल वाटर होता है इन्हीं को पौधे ले पाते हैं, बाकी और पानी को ये ले नहीं पाते हैं। तो पानी को इसी के बीच में होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो भी नहीं ले पाएंगे और कम होगा तो भी नहीं ले पाएंगे। ठीक, तो ये पानी इतनी मात्रा में होनी चाहिए कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएँ। यूजली द प्लांट एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर, जैसे अभी मैंने कहा कैपिलरी वाटर यानी कि अवेलेबल वाटर जो होता है उसी को हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, जो उसकी केशिकाओं में होता है। जैसे मान लो ये सॉइल के मॉलिक्यूल हैं, तो सॉइल के मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे जो पानी होगा, इस मॉलिक्यूल के बीच बीच में जो पानी होगा, और यहीं पे मिट्टी के ये कण हैं, मिट्टी के कण के इधर इधर यहीं पे जड़ें भी होगी, यहीं पे पानी होगा, तो इसी को पौधे केवल ले पाते हैं। जो कैपिलरी यानी कि जो केशिका जल होता है इसी को पौधे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। वाटर प्रेजेंट इन फिल्म विथ द बिटवीन सॉइल पार्टिकल, अदर फॉर्म ऑफ वाटर इन द सॉइल, एग्जाम्पल हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, नॉट इजिली अवेलेबल टू प्लांट, ये आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया केवल और केवल कैपिलरी वाटर को पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट रिजल्ट इन पुअर एरेशन ऑफ द सॉइल, कह रहा है कि अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पानी अगर मिट्टी में हो जाएगा तो वहाँ पे हवा की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन घट जाएगा। ये मैं जब सॉइल साइंस पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक, तो क्या होगा, अगर पानी बढ़ेगा तो हवा कम हो जाएगी, इसीलिए कह रहा है ये पुअर एरेशन हो जाएगा। एरेशन जो होता है वो पुअर हो जाएगा इन द सॉइल व्हिच रिटार्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो पौधों में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, भोजन निर्माण की क्रिया होती है, उसको क्या कर देगा, रिटार्ड कर देगा, रोक देगा या कम कर देगा। ऑफ रूट सेल्स लाइक रेस्पिरेशन एंड हेंस, जिससे रेस्पिरेशन जो श्वसन होता है ये कम हो जाएगा। और वाटर एब्जॉर्बेशन, और अगर रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, अगर सांस पौधे नहीं ले पाएंगे तो वो जब सांस नहीं ले पाएंगे, एनर्जी नहीं रहेगी उनके पास, तो वो शोषण भी नहीं करेंगे, तो पानी भी नहीं सोखेंगे भले ज़्यादा पानी रहे, समझ गए। तो एक जब सर्टेन लिमिट से पानी कम हो जाएगा तब भी पौधे नहीं ले पाएंगे, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी पौधे नहीं ले पाएंगे। फिर कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। अब इसमें देखो सॉइल में जो सॉल्यूशन है, जो पानी है, उस पानी का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में पानी होगा तो वो जड़ों में आ जाएगा, लेकिन अगर कम कंसंट्रेशन में पानी होगा तो क्या होगा, नहीं जाएगा, क्योंकि पानी जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बहता है। यानी कि अगर हायर कंसंट्रेशन कहीं है और लोअर कंसंट्रेशन कहीं है तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर, हायर कंसंट्रेशन मान लो ये हायर वाला है और ये लोअर वाला है, तो पानी यहाँ से यहाँ पर चला आएगा। अब देखो यूरिया डालते हैं, अभी ज़्यादा यूरिया अगर खेत में डाल दो तो क्या होता है, पौधे सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि ये जो पौधे की जड़ है, मान लो ये पौधे की जड़ है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है, और ये जो मिट्टी है यहाँ पे मिट्टी में कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या होगा, जल यहाँ आएगा। लेकिन जब हम इसमें यूरिया डाल देंगे तो यहाँ का जो कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और पानी का, क्योंकि यूरिया बढ़ गया, यूरिया भी आ गया तो पानी का कंसंट्रेशन घट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में हाई हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो पौधे की जड़ है, इस जड़ से हायर कंसंट्रेशन वाला जल बाहर निकल जाएगा, तो जड़ों से पानी बाहर निकल के फिर से मिट्टी में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, पौधे में पानी की कमी हो जाएगी और पौधे सूखने लगते हैं। इसीलिए ज़्यादा यूरिया डाल देने पर पौधे सूख जाते हैं, समझ गए। अब देखो सॉयल एयर, सॉयल एयर भी पौधों में इफेक्ट डालती है। अगर सॉयल एयर मिट्टी में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पानी घट जाएगा ऑटोमेटिक। अगर सॉयल एयर ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर कम हो जाएगा, अगर वाटर कम हो जाएगा तो एब्जॉर्बेशन भी कम हो जाएगा, पौधे सूख जाएंगे। अगर सॉयल एयर बिल्कुल कम हो जाएगा, घट जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो पानी घट जाएगा तो नहीं होगा एब्जॉर्बेशन। और अगर सॉयल एयर बहुत कम हो जाएगा और वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो पौधे श्वसन नहीं कर पाएंगे, और जो श्वसन नहीं कर पाएंगे तो वो वाटर का एब्जॉर्बेशन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर इज रिटार्डेड
in poor aeration soil, because in such soil deficiency of O2 and consequently the accumulation of O2 is retarded the metabolic activity of root like respiration is also inhibited। जैसा मैंने अभी पहले बताया, जब वाटर की अवेलेबिलिटी बता रहा था तो उसी हिसाब से ये भी होता है। अगर इसमें वाटर जो एयरेशन है सॉइल में, अगर एयरेशन कम हो गया, सॉइल में मिट्टी में हवा की मात्रा कम हो गई तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर घट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो पौधे श्वसन नहीं कर पाएंगे, और जो श्वसन नहीं कर पाएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे, और जीवित नहीं रह पाएंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। अब फिर क्या है, रैपिड ग्रोथ एंड elongation of the root so that they are deprived to fresh supply of water in the soil, water-logged soil are poorly aerated and hence the physiologically drying, they are not good for absorption of water। इसके कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादा वाटर में अगर एयरेशन कम हो जाएगा, यानी कि पानी ज़्यादा हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा तो हवा अपने आप कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, एब्जॉर्बेशन सही से नहीं होगा और पौधा सूख जाएगा। अब देखो सॉइल का टेम्परेचर या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर दोनों एब्जॉर्बेशन पे इफेक्ट डालते हैं। जब जैसे मान लो हम ही लोग हैं, जब गर्मी होती है तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं और ठंडी के समय कम पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के समय में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, वाटर का लॉस ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं, और ठंडी के समय में वाटर का लॉस कम होता है तो इसलिए हम लोग पानी कम पीते हैं। इसी तरीके से मिट्टी में भी होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर घट जाएगा तो एब्जॉर्बेशन भी घट जाएगा। ठीक, अब देखो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिक्रीज। जब टेम्परेचर सॉइल के ज़्यादा हो जाता है तो जो परमेबिलिटी है, यानी कि पानी का कोशिका के अंदर बहना जो होता है वो कम हो जाता है, कोशिकाओं के अंदर पानी सही से बह नहीं पाता है। ठीक, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ रूट, ये जो रूट के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ये भी घट जाती है। रूट ग्रोथ एंड इलांगेशन ऑफ रूट आर चेक्ड। रूट की जो ग्रोथ होती है और इलांगेशन जो होता है, रूट की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि और विकास जो होता है जड़ का, ये भी क्या होता है, चॉक्ड हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पौधे पानी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, वाटर पोटेंशियल कैसा होता है, जड़ में पानी कैसे कैसे होके आता है, और इस वाटर के एब्जॉर्बेशन को कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।